आते समय वही डिस्कशन चल रहा था, मैंने सुन लिया, इसके लिए मैं आई नॉट क्रॉस माय लिमिट। 250 15 मिनट ब्रेक लिया, ठीक है, मतलब whoever wants to leave at 2 they can leave. You can take it, but there is no capacity. Absorption शक्ति इतनी नहीं है। absorption Absorb नहीं है। 15 मिनट में क्या होगा? After 1 o'clock it's like shivering हो जाता है। Accurate हो गया तो Mind is not ठीक है, working। ठीक है, ठीक है, आप लीजिए, आप ठीक है, ठीक है, जितना जितना होता है हम लोग देखेंगे, where we reach till 2, ठीक है। Accurate हो गया। Certify every society shall within a period of 4 months after the close of financial year get its books of accounts audited. First part, within 4 months it has to get its books of accounts audited. इसका मतलब क्या है? 4 महीने के अंदर आपको ऑडिट खत्म होना चाहिए, बुक्स जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट सब बनना चाहिए। ये कौन बनाएगा? आपका ऑडिटर बनाएगा, ऑडिटर करेगा, ऑडिटर का काम है। कमिटी को देना है सब बुक्स और ऑडिटर करेगा। 4 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कभी है फाइनेंशियल ईयर क्लोज 31, तो कब तक करना ऑडिट? 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आपका ऑडिट तैयार होना चाहिए। And within 6 months from the close of the financial year to transact its business as may be provided in the act, call the annual general body meeting of its member. तो transacting business of the annual general body meeting क्या है? Primarily to discuss about the financial main primary जो AGM का जो primary objective है, that is to discuss about the financial. So 6 महीने के अंदर 6 months from the close of the मार्च, तो 30 सितंबर, 31 जुलाई तक ऑडिट करना है, 30 सितंबर तक एजीएम करना है। Provided that the registrar may in exceptional circumstances such as infectious diseases, pandemic, heavy rain, drought, earthquake, etc., extend the above period not exceeding 3 months. अभी ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन 10 में आप देखोगे, ये 22 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है, बट अभी तक इफेक्टिव नहीं है। There is no authority to the registrar to postpone the. It is only in case if such a situation arises, this particular power will vest with the government through a special ordinance or something, but it is not vesting with the registrar. So as of now, we will still consider that 30 सितंबर के बाद, अभी सर ने पूछा था मुझे, 30 सितंबर के बाद में हमारा सोसाइटी का छूट गया, तो क्या करना चाहिए? तो किसी के पास भी पावर नहीं है आपको उसको एक्सटेंड कराने की। आप एक काम कर सकते हो, ऐसा नोवाइस आपको नहीं मालूम था, तो ये वाला पर्टिकुलर लागू नहीं है, बट फिर भी लागू है बोल के आप 3 महीने का टाइम एक्सटेंड करके ये वाला सेक्शन यूज करके आप कर दो, बट ये अभी लागू नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाउसिंग सोसाइटी। तो 30 सितंबर के अंदर ही आपको करना है, उसके बाद नहीं कर सकते हो। मतलब उसके बाद अगर आप करते हो तो नीचे के 77 ये सेक्शन वाला लागू हो जाएगा, वो मैं पढ़ूंगा, विल गो वन बाय वन। नहीं था पहले, मैं 22 में इंट्रोड्यूस हुआ ना, वो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपका 19 का इसमें एक्ट में आपको नहीं मिलेगा, 19 का अमेंडमेंट में नहीं है। Provided where such meeting is not called by the society, the registrar or the authorized officer can call for the such meeting. अगर रजिस्ट्रार को मालूम पड़ेगा या ऑथराइज्ड ऑफिसर आपके पास है, तो उसके पास भी अथॉरिटी है कि आपका एजीएम बुलाने, एजीएम आप बुला सकते हो। फर्स्ट केस में वर्स्ट केस क्या हो सकता है? अभी मैंने पूछा था आपको एक में हम तो 37 हो गया, तो मैक्सिमम क्या हो सकता 37 ये लागू हो जाएगा ना, वही 37 ये आएगा ना, से विल बी 37। At every annual general body meeting of the society, the committee shall lay before the society
ये सब शैल पॉइंट्स है, 10 पॉइंट दिया हुआ है जो एजेंडा है एजीएम का, जो हमारे बायलॉज में भी आप अगर आप देखोगे अमेंडेड में नहीं पुराने में भी है 95 में अगर आप देखोगे तो 95 में हमारा वो भी दिया हुआ एजेंडा एजीएम का एजेंडा क्या है उधर भी दिया है और सेक्शन 75 में भी दिया है एजेंडा क्या है। तो कंपल्सरीली हमको ये एजेंडा रखना ही है, शैल है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इसमें से हमको जो चाहिए वही रखेंगे बाकी नहीं रखेंगे। Statement showing loans given to member, family committee, annual report, plan of disposal of surplus, amendment bylaws का क्या कुछ करना है तो election अगर आपका ड्यू है तो election का एजेंडा, audit report, rectification report of the earlier year, budget ये साल का क्या है, any other अगर कोई भी अथॉरिटी से कोई आपको लेटर कम्युनिकेशन कुछ आया होगा वो और anything other thing with the permission of the chair। ये 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट आपको हर एजेंडा में लिखना है आपको, मतलब आपका जो नोटिस जाता है उसमें हर कम से कम ये 10 पॉइंट होना चाहिए। अदर पॉइंट्स भी हो सकता है बट ये पॉइंट तो होना ही चाहिए। अगर इसमें से अगर कोई पॉइंट आपके लिए नहीं है तो उस समय वो मीटिंग में रिजॉल्व करना है कि ये पॉइंट अभी इलेक्शन फॉर एग्जांपल आपका ड्यू नहीं है, 2 ही साल हुआ है, तो यू हैव टू जस्ट से दैट दिस इज एजेंडा पढ़ेंगे बोलेंगे कि this AGM this particular agenda is not to be discussed, no resolution to be passed, ऐसा करके आप नोटिंग करके छोड़ दोगे। अगर पहले अडॉप्ट नहीं करना तो पहले अडॉप्शन कुछ नहीं छोड़ दोगे, बट कंपल्सरीली एजेंडा में इंक्लूड करना शायद बोला है तो लिखना ही पड़ेगा आपको एजेंडा। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है Every society shall appoint an auditor or audit firm। अभी ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है ना, ये आपको उसमें दिया है ना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 95 में दिया है, राइट। अभी इसमें नहीं दिया है तो उसमें से आपको लेना है, वो कंपल्सरी पॉइंट में एफ में है 95 एफ में। तो ये पॉइंट यहाँ पे दिया है 2A में अलग से, वो एजेंडा में नहीं डाला बट इसमें दिया है क्योंकि क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो है मैं पढ़ता हूँ। एवरी सोसाइटी शैल अपॉइंट एन ऑडिटर अप्रूव्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी इन इट्स जनरल बॉडी मीटिंग हैविंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर शैल आल्सो फाइल रिटर्न नेम ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड कंसर्न प्रोवाइडेड दैट द सेम ऑडिटर शैल नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 3 consecutive years इन द जनरल बॉडी मीटिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये बोलता है कि एक तो आपको जैसा मैंने बताया कि ऑडिटर का पैनल होता है, जैसा इलेक्शन ऑफिसर का पैनल है वैसा ऑडिटर का भी पैनल होता है। ऑडिटर का पैनल में कभी आप बीडीसीए पास हो जाएंगे तो वो पैनल में आ सकते हैं। उसके बाद उनका जो पैनल में से अलॉट करता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस से अलॉट होता है या कभी कभी डायरेक्टली सोसाइटी चूज कर सकता है कि मुझे ये ऑडिटर से आपको ऑडिट कराना है। उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी रजिस्ट्रार के दिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या बीडीसीए है, ये 2 ही क्वालिफिकेशन है। उन लोग दे आर ऑथराइज्ड टू ऑडिट। और 2 चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैन बी डन ओनली फॉर 1 ईयर, मतलब टोटल टेन्योर 3 साल का मैक्सिमम हो सकता है एक ऑडिटर का, बट हर साल आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि आप अपॉइंट कर दो। इट कैन नॉट बी मतलब 3 साल के लिए हमने अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आज का जनरल बॉडी ये टाइम का जनरल बॉडी है, अगर 2000 हम लोग ने अभी 23-24 का किया तो 24-25 का ऑडिटर इस मिस्टर स्टूडेंट और मिस्टर स्टूडेंट वो 1 साल का ही करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर वापस करोगे तो उसको रिटेन कर सकते हो 3 साल के लिए, वापस सेम रेजोल्यूशन आपको नेक्स्ट ईयर के लिए पास करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए भी डिफेक्ट कोई लोग ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए भी 77 ईयर का बहुत सारे लोगों ने लगाया कि इन्होंने ऐसी हैंड इन ग्लोव था तो अगला 3 साल के लिए इन्होंने सेटिंग कर लिया ऑडिटर के साथ में और पैसा इधर उधर करने के हिसाब से इन्होंने साथ में एक साथ अपॉइंट कर लिया। ये सब भी कंप्लेंट्स आते हैं। तो अपॉइंट ऑडिटर ओनली फॉर 1 ईयर एंड रिन्यू फॉर अनदर 2 ईयर। Last minute, due to certain reasons, could be that same auditor is not able to audit. Then what do we do? Take a special general body meeting and appoint some other auditor.
It can be done. Yes, yes. Whatever may be the reason, if he is unable to address it, you have to appoint somebody from the panel and ask him to do the audit. Can you please be louder? Either you have to be a chartered accountant or you have to be a government diploma holder, auditor. Either of the two. After completing PDCA, you have to apply to, जैसा अभी एप्लीकेशन में नहीं बताया ना, ये इलेक्शन ऑफिसर का आया करके, वैसा उसको भी एक एप्लीकेशन आता है ऑडिटर का. वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको सबमिट करना है. अगर if you are qualifying in that particular thing, they will include you in that batch. First 3 years compulsory. It is always you are appointed for 3 years का tenure एक साथ एक टाइम में होता है. Then you have to keep renewing it. मैं आपका क्वेश्चन शायद मैं समझा नहीं. PDCA का रिजल्ट आने के बाद 2 साल काम करना पड़ता है. ये वो पैनल में. ऐसा कुछ है क्या? मुझे नहीं पता. है ऐसा? Yes, apprenticeship. उसके बाद पैनल नंबर. नहीं पहले नहीं मिलेगा. नहीं. इधर लिखा है. Yes. है ऐसा? सर आई थिंक सीए अब मुझे वो अभी वो श्रेयस जब आएंगे ना तो उनको थोड़ा कुछ सर जनरली सीए का एग्जाम देने से पहले जैसे आर्टिकल करते हैं सेम after completion of CA, practice for 5 years, then वो FCA एफसी अलग है. एफसीए का और इधर का ऑडिटर का कोई संबंध नहीं. इसी पैनल का तो मैं वो चेक करना पड़ेगा. ये पैनल में जितना मेरा नॉलेज था, मुझे लगा कि सीए और जीडीसीए irrespective of any practice they can, मतलब irrespective of practice मतलब with the degree itself they are eligible. ऐसा मुझे लगता था. अभी मैडम बोल रहा 2 साल का आर्टिकलशिप चेक चाहिए. We will check, we will verify that. I am not aware. श्रेयस को पूछता हूँ, मालूम होगा. इधर से किसी ने पहला एक मिनट में हेल्प पैटर्न नहीं एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्टर को इंटीमेट रजिस्टर ही लिखा है ना. मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको रजिस्टर को इंटीमेट करना है. अगर उसने नहीं किया है इसका काम, उसने नहीं किया है तो आपको कंप्लेंट करना है. रजिस्टर के बारे में कंप्लेंट करना है. अगर आप फिर भी नहीं करता तो आप हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल करो. उसका काम नहीं कर रहा है, फिर करेगा काम. क्या मैडम जाते हैं हाई कोर्ट में जाके रिट्स डालते हैं. If by any reason in AGM accounts are not being presented for some technical reason or some other reason, and auditor is not appointed, can we take it into the SGM or we need to implement? तो इस तरह सेम क्वेश्चन था. नहीं, different है. That is the AGM में we have not given the accounts, not declared the accounts to the AGM. So then in that case we have not selected the internal auditor as well as the external auditor. देखिए अकाउंट जो आप प्रेजेंट करोगे ना वो पिछले साल का है. हाँ. पिछले साल का आपने किया नहीं होगा तो क्या कर रहे थे पिछले साल? That for some technical reason. नो टेक्निकलिटीज. It was an outsource और वो पूरा डेटा चला गया. आउटसोर्स नहीं होता ना, पैनल का आदमी है भाई. आउटसोर्स कहाँ से करेगा? बराबर है. देखो आप अंदर का इंटरनल ऑडिटर आपने जिसको भी आपने अपॉइंट किया नहीं किया क्यों किया वो आपका इंटरनल मैटर है. The register is not concerned about that. And there is no provision मतलब कंपल्सरीली आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है. आप अकाउंट्स बनाइए और प्रॉपर आपका इसको दे दीजिए ऑडिटर को. उसका हेडेक है वो. My question has a little bit. Accounts was not presented. Internal auditor. 77 year. So now statutory auditor, जैसे we have to give it in the minutes in the AGM. That was not done. 77 ये वही बोल रहा हूँ. इसका आ जाएगा. आएगा 100% आएगा. ये मेन है. ऑडिट सबसे मेन है. देखो हम लोग 75 में क्या पढ़ा शुरू में कि 4 महीने के अंदर ऑडिट करो और 6 महीने के अंदर डिस्कस करो. मतलब मेन पर्पस ही वही है एजीएम का. और वो पर्पस को अगर डिफीट कर रहे हैं हम लोग एंड हम लोग अभी नहीं ले रहे. सितंबर का हम लोग
गए साल का मार्च तक कंप्लीट किया हुआ 6 महीने का टाइम के बाद ले रहा है लास्ट ईयर में, वी आर स्टिल अनएबल टू डू इट, तो whose fault it is? It is our fault. उसमें तो आ सकता है। देखो हर समय आप देखोगे सोसाइटी ऑडिट अगर नहीं करती है ना तो जेन्युइन रीजन नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन जेन्युइन नहीं रहता। आप चेक करो, बहुत कम ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगा कि ऑडिटर लास्ट मिनट में चला गया या फिर कुछ कारणवश नहीं कर पाया, बट स्टिल ऑडिटर आल्सो हैव द ऑडिसिटी, वो बोलता है पर्टिकुलर टाइम में। वेरी फ्यू इंस्टेंसेस जबकि 11th आवर में बोलेगा कि मैं नहीं कर पाऊँ, वो भी प्रोफेशनल है, उसको भी मालूम होता है कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है इसका, बट सोसाइटी जानबूझ के अगर नहीं कर रहा है, बहुत सोसाइटी ऐसी ही करती है कि ऑडिटर नहीं था, जानबूझ के नहीं करता, फिर फंसेगा ना, बिल्कुल फंसेगा। I have a genuine case right now. There was an administrator from December 22 and he handed over on 14th of August. Meanwhile, we took away the accounting to his sister accounting firm that he had. Now, he has not yet given us the 23-24 even provisional accounts has not been given. He conducted under his own authority on the 7th of July, he conducted a AGM. But that time he presented 22-23 ka accounts. 22-23 he didn't conduct the AGM also. Now I am in a fix whether I am in default or. Before being in a fix, did you inform the registrar? We are supposed to be Supposed to be on that. No. Did we you inform or approached- not? Yes or no? No, we have No. approached So the you have to federation. inform. Yeah, we approached the federation to ask whether what is the solution for this. So I've got a reply saying that I have to approach the registrar. So will this be considered a genuine reason or it is That will depend on जुलाई का कंप्लेंट आपने नवंबर में क्यों किया? कभी इलेक्शन भी नहीं डिसाइड हुआ नहीं इलेक्शन नहीं, ऑडिट कमिटी का नहीं था कमिटी भी कमिटी नहीं का था जरूरत नहीं है ना मैडम। देखो एडमिनिस्ट्रेटर इज देयर इज नो कमिटी, या आई नो तो मेंबर्स हैव टू कम टुगेदर एंड अप्रोच द रजिस्टर। ठीक है, वो आपको उसका आप बोनाफाइड बताना पड़ेगा, आपको नहीं मालूम था जो भी है वो माफ करे नहीं करे रजिस्टर के ऊपर है। because the accounts are in the still the administrator has his own accounting firm with his whatever, so it is a conflict of interest also. बाइक का आवाज ज्यादा है, सुनाई नहीं देता। अभी तक तो आराम से बोल रहे थे, अच्छा मैं क्या था सेलेक्ट हो गया लगता है। Third CMC, पीएमसी सेलेक्ट हो गया लगता है, आवाज बढ़ गया। third sir. ऐसा खाना खा के आए हैं, खाना खा के खाना हो गया उनका। खाना हो गया इसलिए आप Third CMC. I can hear you. Third CMC. फर्स्ट सेकंड का हो गया, Third. सवेरे से तीसरा है। अच्छा, तो थर्ड वाला का आवाज जाता है, ये चुन के आएगा। ये हाँ, क्या कहाँ थे हम लोग? आप रजिस्टर को बताइए, आप वही आपका सोल्यूशन वही है और कुछ नहीं। Sir, under section 102, is there a provision for adjournment of AGM? 102 वाइंडिंग अप का प्रोविजन। हमको किसी ने बताया कि adjournment of AGM is possible. देयर इज नो प्रोविजन, एडजस्टमेंट का है ही नहीं Deputy प्रोविजन। registrar, if the auditor is not appointed, अपना auditor भेजिए। तो सब लोग करेगा ऐसे, अपन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, पोस्टपोन करो बोलेगा, सब लोग कर सकते हैं ना। देखो सबको information whatever है। rule, whatever section, whatever provision, it has to be universally applicable in all cases। आप ऐसा सोच के आगे बढ़ो, स्पेसिफिक्स में आप जाओगे सोचते रहोगे वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोई भी प्रोविजन इस पे दिया है ना, वो कोई भी सोसाइटी के ऊपर वो प्रोविजन डालो आप, उसके बाद खरा उतरना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, फिर वो प्रोविजन गलत है। Sir, auditor ने information, unaudited accounts आप सब member को दे दो और adjournment of AGM is possible. सब लोग करेगा ना सर, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आपका ये फॉर्मूला अच्छा है, अगर पॉसिबल है, तो सब सोसाइटीज यही बोलेगा, कोई कंडक्ट करेगा ही नहीं, अनऑडिटेड दे देगा, बोलेगा एडजस्टमेंट मांगो, फिर देयर इज नो एंड टू इट। ऐसा नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन। मैंने आपको वही बताया, 22 का अमेंडमेंट भी जो एक्ट में दिया है ना, वो भी अभी का दिन में एप्लीकेबल नहीं हुआ। So there is no provision that even the registrar can grant you permission. You have to do it. अगर आप जाके अनऑडिटेड AGM was conducted. नहीं, AGM was conducted on 29. देखिए, With unaudited. मैं आगे जाता हूँ 77 ए में, जब ये सब ज्यादातर आपका क्लियर हो जाएगा, विल प्रोसीड फर्दर।
76 is special general body, which you have written. देखिए मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देके आगे बढ़ता हूँ. 75 सबसेक्शन 4 पढ़ता हूँ मैं आपके लिए. At every annual general body meeting, the audited balance sheet, not unaudited, audited balance sheet, audited profit and loss, audited report, all three, balance sheet, profit and loss and audit report of the preceding financial year submitted by the auditor appointed under section 81. Who is appointed under section 81? Not the internal auditor. Your statutory auditor is appointed under section 81. तो उसने जो रिपोर्ट दिया है audited report, that has to be, and even the rectification report of the earlier year has audit and the committee's report. Committee का क्या report है? Rectification का सामने shall be placed. It is not, you don't have a choice. Shall be placed मतलब 100% place करना ही आप. Without which the AGM cannot happen. मतलब AGM conduct किया तो भी वो name sake है. Then a penalty or action can be taken under preceding section. वो पढ़ता है आपको बाद में. देखिए और एक भी है, उसका implication क्या है? What is the repercussion of not having the general body meeting? 75(5) इसके अंदर ही ज्यादातर आपका 77A का ऑर्डर भी आता है. आप देखोगे 75(5) में ही डिस्क्वालीफाई होता है कमेटी for not conducting the AGM. If default is made in calling an AGM within the period prescribed in subsection 1, they not complying with the provisions of the Act. Can you read it again, sir? If default is made in calling a general body meeting within the prescribed period, as under subsection 1 of not calling the meeting or complying with the requirements, without the aforesaid subsection, the officer can be disqualified for being elected and for being any officer or member of the committee for a period not exceeding 5 years. Disqualification for 5 years, as may specify in such order. If the officer is a servant of the society, वो छूट दीजिए. 5,000 rupees penalty भी लग सकता है. The registrar shall give a reasonable opportunity to the person to show cause why such action should not be taken against him. वो immediately action दिया है ना, पर नहीं कॉल किया. मतलब इसका मतलब क्या है कि there is no postponement. ठीक है. 76 is special general body meeting. क्या एग्जैक्टली इस पे पढ़ना है, इसके लिए आई एम नॉट, मेरा मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोविजन एक्ट में जो लिखा है वही पढ़ना है, मैं अपना मर्जी से नहीं बोल रहा. A special general body meeting may be called at any time. देखिए कौन कौन स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुला सकता है? At any time by the chairman or by majority of the committee members and shall be called within 1 month. Of what? On requisition in writing by 1/5 of the members of the society, at the instance of the registrar, or in case of a society which is a member of the federal, at the instance of the committee of such federal society. 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप SGM बुला सकते हैं. फर्स्ट इज जब कमेटी ने डिसाइड किया SGM बुलाना है तो SGM बुला सकता है विद whatever specific agenda is to be discussed. दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ कमेटी मेंबर्स भी बुला सकते हैं. मतलब अगर एक कमेटी में 9 लोग हैं एंड द चेयरमैन सेक्रेटरी इज नॉट कॉलिंग फॉर द SGM, ऑफिस बेरर बोलते नहीं कॉल करेंगे. बट अगर बाकी लोग मेजॉरिटी है, मतलब 5 लोग हैं, 8-9 में से 5 लोग कमेटी मेंबर डिसाइड करते हैं कि एग्जाम होना है, स्पेसिफिक एजेंडा इंपॉर्टेंट करना है, तो दे कैन आल्सो कॉल फॉर एन SGM. They can write 5 people signature, they can circulate the notice and SGM होगा. तीसरा, अगर if 1/5 of the members want to call for an SGM, they have to write to the committee with a specific agenda, and then by on receiving that application, the committee has to call for an SGM for that particular agenda. 3 हो गया. चौथा, on the instances of the registrar, registrar कब interfere करेगा?
जब भी आप प्रॉपर टाइम पे एसडीएम बुलाना चाहिए था बट आपने नहीं बुलाया, फॉर एग्जांपल 20% लोगों ने किया, आपने नहीं बुलाया, तो दे गो एंड कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार, देन द रजिस्ट्रार विल डायरेक्ट द सोसाइटी टू कॉल फॉर इट, रजिस्ट्रार कैन आल्सो कॉल फॉर एन एसडीएम। और आप जो फेडरेशन से जुड़े हो, दैट फेडरेशन कैन आल्सो कॉल फॉर एन एसडीएम, उसके पास भी अथॉरिटी दिया हुआ है कि आपका कोई ऐसा कोई मैटर है जो ऑब्जेक्ट्स को टेक्स करता है आपका, या कोई आपका स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो द फेडरेशन कैन आल्सो कॉल फॉर एन एसडीएम ऑफ द सोसाइटी। एंड यहाँ से जिधर से भी आया तो यू द कमिटी हैज टू कॉल फॉर एन एसडीएम, अदरवाइज देन वो डिस्क्वालिफिकेशन फैक्टर में चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट वही है, व्हेन एन ऑफिसर और अ मेंबर ऑफ द कमिटी whose duty is to call for a meeting fails to call for such meeting, the registrar may order to declare such officer or member disqualified as a member of the committee. Immediately registrar का एक्शन आ सकते हैं कि आपको कमिटी से डिस्क्वालीफाई कर देता है। बिफोर टेकिंग द एक्शन ऑब्वियसली वो हेयरिंग वगैरह होगा, वो तो नेचुरल है, हर समय जाने के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा फॉर एवरीबॉडी टू क्लियर अपना सेट का सफाई देने के साथ। सर एसीएम में नो मोशन कॉन्फिडेंस रजिस्टर के उसमें लेके आ सकते हैं, जब वो रजिस्टर में डाल दो सोसाइटी रजिस्टर है कि अगर कुछ गलत कर रहा है, पैसा उड़ा रहा है, जो भी है, तो मेंबर एसीएम करके कर सकते हैं कि डायरेक्ट कितना आपको 73 आई मैंने जो बोला था उसके अंदर ही आपका एक्शन है। अगर आपको लिखना है कि हमारा इलेक्शन ड्यू है, मतलब 5 साल का टेन्योर था, 4 साल में आया, 1 साल हो गया, अभी भी इलेक्शन नहीं कर पाए, तो लिख सकते। अगर आपको लगता है 1 साल नहीं आ गया और 4 साल बाकी है, तो रजिस्टर में आदमी 4 साल बैठना ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आपको वो जो नीचे का भी 77 ये आएगा ना, उसमें वो भी आएगा कि 1 साल का अंदर ही उसको कराना है, उसका अंदर लिखा है, भले उसको एक्सटेंशन मिलेगा 1 साल के बाद का, बट जेन्युइन रीजन दिए बिना इलेक्शन रजिस्टर उसको एक्सटेंशन दे नहीं सकता, तो उस वाले 77 ये में जाके आप कर इतना ये जगह नहीं है, इतना ही आप याद रखिए कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में आपका स्पेसिफिक एजेंडा होगा एंड इट इज ऑलवेज अ वर्क पॉइंट एजेंडा, इट कैन नॉट बी मल्टीपल। एसडीएम इज ऑलवेज वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट एजेंडा। बहुत सारे सोसाइटीज 2-3 पॉइंट लेता है बट वो एक्चुअली लीगली अलाउड नहीं है, 1 पॉइंट ही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 2-3 पॉइंट है तो आप सब्सिक्वेंट मीटिंग्स रखिए, एक ही दिन में 2-3 मीटिंग रखिए, वरना आपने दिया तो फिर गिविंग डिफरेंट नोटिसेस, डिफरेंट एजेंडास, डिफरेंट टाइमिंग, सब कुछ डिफरेंट, भले आप 10 बजे एक रखिए, 11 बजे एक रखिए या 10:30 बजे रखिए, 3 मीटिंग एक के पीछे एक लगाइए, बट हैव डिफरेंट नोटिसेस, एजेंडा डिफरेंट नोटिसेस, बिकॉज स्पेशल मीटिंग इज ओनली वन। क्यों? क्योंकि 1/5 ऑफ द मेंबर्स का जो पॉइंट आया है, अगर उसके अंदर अगर आपको सब कलेक्टिवली अगर आप सोचोगे तो 1/5 ऑफ द मेंबर्स कैन नॉट हैव 10 डिफरेंट एजेंडा। 1/5 ऑफ द मेंबर्स हैविंग अ कॉमन एजेंडा लिखा है, बराबर है, तो 1/5 अगर कॉमन एजेंडा लेके बोलता है, अगर वो अलो करेगा आप लोग की अलग अलग आदमी अलग अलग एजेंडा लेके आओ, तो 1/5 का वो जो 20% कभी बनेगा ही नहीं ना। 20% ऑफ द टोटल मेंबर्स अगर वो पॉइंट इधर आया है तो दैट मींस दैट इट हैज टू बी अ कॉमन एजेंडा, तो एसडीएम हैज टू बी सिंगल पॉइंट एजेंडा, इट कैन नॉट बी मोर देन वन एजेंडा। Can an announcement be made in SG? Pardon? Announcement can be made in SG. Regarding what? Any Announcement मतलब declare करना है committee, date declare करना सब डिक्लेरेशन टू बी मेड। आप बात ये कुछ भी करो ना, रेजोल्यूशन तो एक ही पास होगा, है। Declaration of जो एजेंडा है agenda वो रेजोल्यूशन पास होगा, बाकी आप चिट चैट कुछ भी करो ना, अनऑफिशियल कुछ भी हो सकता है। unofficial नहीं सर, SGM सिंगल एजेंडा, ये SGM में कंक्लूड नहीं हुआ, वापस नेक्स्ट SGM लेने का परमिशन जनरल बॉडी से ले सकते हैं। देखिए एसडीएम या एडीएम को एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई पॉइंट आपका कंक्लूड नहीं हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है वो एसडीएम जनरल बॉडी मीटिंग, तो आपके पास उसको पोस्टपोन या अर्जेंट करने का आपके पास राइट है विदिन 7 to 30 days, मतलब आफ्टर 7 days एंड विदिन 30 days, तो आपको वो यूज करना पड़ेगा। आपको और कुछ गलत या कुछ करके आपको वो इसके लिए वो पर्टिकुलर क्लॉज दिया गया आपको कि आप अगर आज 13 अक्टूबर है, आज अगर आपका ये एसडीएम है, आपका आज कंक्लूड नहीं हो पा रहा फॉर व्हाटएवर रीजन, आपको वापस उसको
कंडक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो आफ्टर 7 डेज, मतलब 20 तारीख के बाद और 30 नवंबर के पहले आप उसी एजेंडा को वापस जितना बच गया आपका वापस डिस्कशन करो और उसको कंक्लूड करो। यू कैन नॉट कीप इट ओपन फॉर एवर। एक ही पॉइंट है ना, तो अनाउंसमेंट्स मतलब जो भी है ना वो जनरल ऐसा बातचीत कर सकते हैं, बट एजेंडा के हिसाब से एक ही रेजोल्यूशन पास होगा। Circulars, notices, they are doing that. Who should sign? Basically, secretary, chairman, and treasurer, all three, or there is any order in which Generally secretary signs. Secretary should sign secretary? because he is the executive officer ना। चेयरमैन का काम है चेयर करने का, सेक्रेटरी का काम है एग्जीक्यूट करने का, और he is the person who is in charge of the entire conduct। तो उसको secretary has to sign, but in his absence the other office bearer can sign। So it should be in order that in case if all three they don't want कि नहीं मेरी एक ही signature नहीं चाहिए, I want all three to sign this, so that should be in order secretary, chairman, and treasurer. तो कुछ ऑर्डर तो नहीं है, बट आप नहीं साइन करना चाहते हैं मतलब नहीं समझे। See just to Notice ही है ना। means that egoistic हो जाता है, मेरा sign नहीं है, so just to तो तीनों का हर समय करा लो। And sometimes कभी भी सोसाइटी में लिखा रहता है कि by order managing committee, so how तीन लोग का साइन चलेगा। मैनेजिंग कमेटी आप फिर सब कमेटी का भी डालना चाहते हो तो डालो उसका भी साइन। देखो जितना ज्यादा साइनिंग हम उसमें तकलीफ नहीं है, और बाकी लोग का ईगो अफेक्ट हो रहा है तो उसमें भी डाल के 1 2 3 4 लिखो, 8 लोग का नाम और डालो साइन। मैनेजिंग कमेटी हैज कॉल्ड द मीटिंग, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं। एक तो होना चाहिए, उसके ऊपर कितना भी होगा आप डालो। Generally, technically he should sign, but if he is not available, chairman or treasurer can also sign. तो कोई तकलीफ नहीं, no problem। इसके लिए rules है। सीएम जब एडजर्नमेंट का बात कर रहे थे तो फर्स्ट एसजीएम में कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ, मिनट्स ड्राफ्ट करना पड़ेगा। नहीं मिनट्स मतलब वो कंटिन्यूशन ही होगा ना बात। फर्स्ट जो एसजीएम हुआ जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं आया है, बात उसका भी SGM आपका रफ मिनट्स तो होगा ना, वो ड्राफ्ट करना पड़ेगा। मिनट्स तो रखेंगे आपके पास, बट जब एसजीएम कंक्लूड होगा तभी आप ड्राफ्ट भेजोगे ना। तो ये फर्स्ट जो एसजीएम जो हुआ है उसका कोई कंक्लूड मीनिंग ना हुआ, अरे रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो मिनट्स ना बने। अब क्या लिखोगे, आपके बैठे थे लोग, इतना डिस्कशन हुआ और वहां पे रुक गए, उतना लिख के रख सकते थे, ऐसा करना नहीं। पड़ेगा। बट वो सर्कुलेट नहीं करना, सर्कुलेट तो ड्राफ्ट जब बनेगा पूरा तब सर्कुलेट करोगे ना। उस दिन से आपका 90 डेज शुरू हो, जब आपका मीटिंग खत्म होगा, फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, उस दिन से आपका 90 डेज है ना। कंक्लूड ही नहीं हुआ, आपका 13 नवंबर से डे 1 शुरू होगा, अक्टूबर से नहीं होगा। Any other matter है ना? Any other matter एजेएम हाँ, उसमें सपोजिंग कोई एक्सपेंसेस है, हमारा लीडर का लीगल एक्सपेंसेस है, तो इंक्रीज 10 lakhs, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ, so it's concluded that the resolutions are passed or going on, that depends on whether resolution was passed। the resolution passed है, वही डिस्कशन हुआ है, तो डिस्कशन ही लिखना पड़ेगा। डिस्कशन नहीं, you cannot say somebody has to propose and other person has to second। तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं होगा ना, फिर भी करता है हाँ करता है, वो अलग बात है। हो गया था, वो अलग बात है। ये खाली डिस्कस हुआ तो 10 lakhs पास हो गया। जो चैलेंज करने के लिए कॉर्पोरेट रिपोर्ट हाँ हाँ देखिए हाँ we'll go to 77 भी लिखिए। Acts of the society not to be invalidated by certain defects, Not to be invalidated by certain defects। हम लोग जो बात करते हैं ना कि इसने ये कर दिया, सेक्रेटरी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ठीक है ना,
तो हम लोग देखना चाहिए कि एक्चुअली उसने बैड इंटेंशन से किया है या चूक हो गया है या मतलब ओवरसाइट हो गया है या जानबूझ के नहीं किया ऐसा. So that is what this section is for. No act of the society or a committee or any officer done in good faith in pursuance of the business of the society shall be deemed to be invalid by reason only of such some defect subsequently discovered in the organization of the society or in the constitution of the committee or in the appointment of election of an officer or on the ground that such officer was disqualified for his office. तो ये जो दो तीन इसमें दिया है और भी कुछ हो सकता है. इसमें क्या है कि गुड फेथ में किया हुआ काम को आप कभी भी नल एंड वाइड मत करो. शुड बी कैरिड आउट. उसको माफ करके आगे बढ़ना चाहिए. अगर आप कुछ भी छोटा मोटा डिफेक्ट निकालते रहेंगे तो फिर उसका मतलब ही नहीं आती नहीं. मेजर कुछ है तो करो बट डोंट ऑलवेज फाइट फॉर स्मॉलर इश्यूज. No act done in good faith by any person appointed under this act shall be invalid merely for reason of the fact that his appointment has been cancelled or in consequence of any order subsequently passed under the act, rules and bylaws. मतलब उसको सपोज कोई ऑर्डर आया था उसको मालूम नहीं था और हमने नहीं मालूम होते हुए भी कुछ डिसीजन लिया है, बाद में मालूम पड़ा कि वो डिस्क्वालीफाइड था, तो उसको इनएक्ट डोंट मेक इट इनवैलिड. अगर वो कुछ सोसाइटी का एक्टिविटी या सोसाइटी का बेनिफिट या अगेंस्ट कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट नहीं है, तो लेट इट गो ऑन. ऐसा मत करो कि छोटा सा पॉइंट के हिसाब से उसको वापस पीछे जाना पड़े 1-2 साल. डेवलपमेंट का कुछ मीटिंग में आपको छोटा मोटा कुछ इश्यूज हो गया बट गुड फेथ में किया और अच्छा के लिए भला के लिए किया तो वापस डोंट गो बैक. वापस शुरू से करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए. The registrar shall decide whether any act done in good faith in pursuance of the business society and its decision shall be final. इसका मतलब क्या है? अगर आपने माफ नहीं किया, अगर आपको लगा फिर भी परस्यू करना ही है, गुड फेथ में करने के बाद भी आपको इनवैलिडेट करना ही है उसको, तो डिसीजन जनरल बॉडी के पास नहीं है, वो डिसीजन जनरल रजिस्टर के पास है. और रजिस्टर डिसाइड करेगा ये गुड फेथ में किया तो उसको माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली आपके पास जैसा आपका है, आपका केस इसलिए नहीं आ सकता. आप अगर 77 में भी बताओगे कि जस्ट चुप हो गया, गुड फेथ में किया, आपने नहीं मालूम करो, बट प्रॉब्लम क्या है ना सर, हमारा सिस्टम उतना ट्रांसपेरेंट नहीं कि आप जाके बताओगे ना तो ऐसा लगेगा कि चोर के हाथ में चाबी दे दिया तो फंस जाओगे. खुद भी फंस सकते हो, बोलेगा अच्छा अच्छा आपने नहीं किया क्या, चलो आ जाओ. तो ये मतलब ये प्रिंसिपल सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है ऐसा नहीं बोल सकते. 2-3 सेक्शंस एप्लीकेबल है बट इट मे नॉट बी अप्रोच सामने साइड से भी वैसे ही होना चाहिए. आधा ईमानदार होने का प्रॉब्लम है. तो ये सब कर रहा है इसके लिए ना, एक सोसाइटी नहीं बहुत सारा एक्टिविस्ट. ठीक है, so this was 77. Now we will go to main section 77A. मैं ऑडिट तक कवर करता हूँ क्योंकि अगला टाइम फिर श्रेयस आएगा तो ऑडिट ले लेंगे. फिर ऑडिट के बाद में बाइंडिंग अप ही है, ज़्यादा वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए. ऑडिट 81 से लेके 90 तक ऑडिट है. फिर डिस्प्यूट रिड्रेसल है, वो कौन से डिस्प्यूट्स कहाँ जाना चाहिए वो सब्सिक्वेंट लेक्चर में और भी है ना, लेक्चर में रहेगा तभी हम लोग ले लेंगे. आज विल कंप्लीट दिस 3-4 सेक्शंस 15-20 मिनट में हो जाएगा. 77A अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी. अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी. न्यू कमिटी ऑथराइज्ड ऑफिसर. अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी, कॉमा न्यू कमिटी, कॉमा authorized officer. Where there is a failure to elect members, where there is failure to elect members, where there is failure to elect members or to constitute committee,
where the committee does not enter office. कमिटी ऑफिस ऑफिस सोसाइटी का ऑफिस मतलब पोजीशन लेने के लिए अपना कुर्सी में बैठ नहीं रहा, जाके इलेक्ट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूट भी हो गया, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को नहीं लेना। होता है बहुत सारे सोसाइटीज में होता है, एक्सेट्रा भी दिया है। ऐसा बहुत सारा और भी चीजें हो सकती है जहाँ पे मुद्दा ये है कि कमेटी नहीं है, आज के दिन में वो सोसाइटी में कमेटी नहीं है, मे बी फॉर व्हाटएवर रीजंस, प्रॉपर इनफैक्ट नॉमिनेशन ही नहीं आया। आपको 6 सीट तो कम से कम फिल करना था, बट नॉमिनेशन ही 4 ही आया, तो भी आपका कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। दैट कैन आल्सो बी अ रीजन, एक्सेट्रा में आएगा वो। या फिर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ बट लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, लोग थे, बट विड्रॉल के टाइम पे 4-5 लोगों ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया, तो उस इलेक्शन इलेक्ट करने के लिए आदमी ही नहीं है, तो किसको इलेक्ट करेंगे? कोई कंटेस्ट ही नहीं कर रहा, कंटेस्ट कर रहे थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो भी आपका कमेटी नहीं फॉर्म हुआ। या फिर कोई भी अदर रीजन, पहले कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद भी, जैसा अभी किसी ने तो बोला था कि चेयरमैन अपॉइंट हुआ तो किसी को नहीं चाहिए वो चेयरमैन, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आया नहीं कमेटी मीटिंग में। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट करने का मीटिंग में भी यूनिट है कोरम ना, 9 लोग अपॉइंट हुए, इलेक्ट हुए, और फर्स्ट मीटिंग जो है उसमें 5 लोग चाहिए ना, मेजॉरिटी कोरम, कमेटी का कोरम मोर देन 50% है। कमेटी मीटिंग है, वो फर्स्ट कमेटी मीटिंग है, 9 लोग में से 4 लोगों ने बॉयकॉट कर दिया या 5 लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, आप बोलेंगे नहीं हमको, उसमें भी ग्रुप रहता है, आपको पता है ना, ग्रुप में कंटेस्ट करता है, एक ही सिंबल के अंदर 4 लोग 5 लोग कंटेस्ट करता है, वो अभी मैं जा नहीं रहा हूँ डिटेल में, बट कॉमन सिंबल में ग्रुप आप कंटेस्ट कर सकते हो। तो एक ग्रुप में एक आया, दूसरा ग्रुप आया, तीसरा ग्रुप आया, तो ऐसा हो सकता है कि 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप इलेक्ट होके आ गए, तो उसके अंदर मतभेद है, तो ये लोग बोलेंगे नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, 5 लोग बॉयकॉट करते हैं, तो कोरम नहीं हुआ, 4 लोग अपॉइंट नहीं कर सकते सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी, तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, तो रिटर्निंग ऑफिसर जाके इन्फॉर्म कर देगा रजिस्ट्रार को, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर आ जाएगा। इसमें मेन मुद्दा आप इतना याद रखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी। सीक्वेंस देखिए कैसा लगाया है, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी, न्यू कमिटी, ऑथराइज्ड ऑफिसर। सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी, मतलब अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि आपका कमिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है या कुछ, तो रजिस्ट्रार का काम क्या है एक्ट के हिसाब से? सबसे पहला उसको एक कमेटी फॉर्म करना है आपके एक सोसाइटी के अंदर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड अपॉइंट करना है, सबसे पहला काम उसका वो है, बट इन लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी, वो अगर नहीं हो पाया, सेकंड लिखा है न्यू कमिटी करो। न्यू कमिटी मतलब फ्रेश इलेक्शंस, वो करो, वो नहीं किया, वो भी नहीं हुआ, फिर ही वो बोलता है ऑथराइज्ड ऑफिसर। सीक्वेंस तो वही बोलता है, बट इन लोग रिवर्स जाते हैं, इन लोग सीधा ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। तो 37A के अंदर भी हम लोग अपील कर सकता है, अगर ऐसा ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट होता है तो हम लोग ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास में रिवीजन एप्लीकेशन में जा सकते हैं, इफ देयर इज एनी सच एक्टिविटी अगर होता है, क्योंकि उधर भी यही बोला है कि आपका सोसाइटी का काम, क्योंकि वो 97 अमेंडमेंट में जो 4 प्रिंसिपल्स हमने बोला था, याद है? किसी को याद नहीं है? 4 कोई बोलेगा तो उसको ट्रीट दे सकता हूँ मैं। 4 प्रिंसिपल बोला था मैंने 2013 का 97 अमेंडमेंट का, लिख के रखा है किसी ने? रिगार्डिंग सोसाइटी का जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का अमेंडमेंट जब हुआ था एक्ट में, उस समय मैंने 4 प्रिंसिपल्स बोला था जो फॉलो करना है सोसाइटी को, याद है किसी को? आप सोसाइटी में एंट्री करते हैं तो एज ए मेंबर आपको नहीं, कॉमन ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल्स बोला था 4, इन्होंने उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू 4 प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किया था। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मेरा ट्रीट का सवाल मैं फटाफट से 10-5 सेकंड दूंगा बस। एक रीड है और पॉइंट आता है।
मैंने बोला था सोसाइटी इज एन इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, डेमोक्रेटिक एंड प्रोफेशनल। नहीं याद नहीं है किसी को? बोला था मैंने, मेरे को अच्छे से याद है। क्या सर? सर मैंने बोला था कि नहीं? सर जी वही देख रहा हूँ। मैं बोलता है ये सोसाइटी इज एन independently functioning body, should operate in an autonomous manner, it should be elected democratically and it should function professionally। बोला था कि नहीं बोला था? नहीं। क्या बात कर रहे हैं? 100% बोला होगा, क्योंकि ये इसके बिना मेरा लेक्चर शुरू ही नहीं होता है। सबसे फर्स्ट मैं आपको नींद में भी ये लेक्चर बोलेगा तो ये बोलेगा 4 प्रिंसिपल, क्योंकि ये रूट है अपना मेन बेस एकदम नीचे का है, सबसे यहीं से सब जड़ शुरू होता है। 2000 पढ़ा? मैं इसके लिए आपको नहीं पूछा ना, ऑपरेटिंग प्रोफेशनल। जो 2013 का प्रोफेशनल तो मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंटली हमको काम करना है, और मतलब हम लोग किसी भी बाहर के डिसीजन हम लोग इंडिपेंडेंटली लेते हैं, और वो जो डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट भी हम लोग करते हैं, इसके लिए ऑटोनॉमी हमारे पास है। और डेमोक्रेटिक इसके लिए क्योंकि इलेक्शंस होता है हमारा। और प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि ये भी बोला था मैंने कि आपका जो सेक्रेटरी है, यू कंसीडर हिम एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। याद होगा, आप थोड़ा रेगुलेट करो। चेयरमैन इज द सीएमडी ऑफ द सोसाइटी, ट्रेजरर इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। बोला था इधर नाम बोल रहा है सर आगे का नहीं बोला, ये बाकी 4 पॉइंट बोला था। सीएम ने 4 पॉइंट बोला था, आगे का 4 पॉइंट बोला था ना, ठीक है ना, आगे का अभी बोल रहा हूँ। मेरे को डेट करा। सर लालच में ट्रीट मांगते हैं इसलिए। मिलेगा क्यों मेरे को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा। हाँ इसके लिए इधर आके बैठा है। सेक्रेटरी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास। चेयरमैन इज द सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ही विल मैनेज द एंटायर शो। ट्रेजरर इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। ये 3 आप डेसिग्नेट करो, और देन यू सी हाउ द सोसाइटी फंक्शंस। इसके लिए बोला प्रोफेशनली करो मैनेज। ये 4 प्रिंसिपल बोले थे, ठीक है। एनीवेज बोला ये 4 प्रिंसिपल तो बोला था मैं, सीएफओ सीईओ नहीं बोला होगा, वो अभी बोलता हूँ। तो इसमें बोलता है कि यू कमिटी 3 इन्होंने बोला 1 2 3, so without going into the 1 or 2 they directly go into the 3 and appoint the authorized officer। सर, ये न्यू कमेटी के लिए टेन्योर का कुछ प्रॉब्लम होता है? They have not completed 5 years, but they are in the middle, like 2 years only. इसके लिए वो बाय इलेक्शन होता है ना। So they have to hold a guide. If there is, देखिए, if the committee is defunct, मतलब कमेटी आज के दिन में फोरम की नीचे चला गया। फोरम ऑफ द कमेटी हमने देखा उधर 154B20 में देखा हमने, 2021 में देखा हमने कि फोरम ऑफ द कमेटी इज मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल कमेटी स्ट्रेंथ ऑफ द एग्जिस्टिंग कमेटी। फोरम ऑफ द कमेटी इज मोर देन 2/3 ऑफ द एग्जिस्टिंग कमेटी स्ट्रेंथ। तो एग्जिस्टिंग कमेटी अगर 12 सीट था, 12 सीट में 9 सीट अगर इलेक्ट हुआ आपका, तो फोरम 9 का मोर देन 2/3 होना चाहिए, विच इज 7। 7 लोग आपका होना ही चाहिए एट एनी पॉइंट इन टाइम, बट आपका कमेटी का स्ट्रेंथ 6 हो गया, तो दैट मींस योर कमेटी इज बिलो कोरम। कमेटी इज बिलो कोरम मतलब you become defunct, you are not a legally valid body. If you are not a legally valid body, then what has to be done? You lose your office, so fresh elections। और ये वही बोलता है, you appoint an authorized, you appoint an administrative board amongst the members, 3 लोग का, और you conduct elections, है ना आपके पास अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो नया इलेक्शन होता है कि नहीं? और कोई आके चीफ इलेक्शन ऑफिसर तो बैठता नहीं है ना, इमीडिएटली इलेक्शन करता है, तो अब इलेक्शन करो, देन यू गो टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर। आप वो नहीं करते हो, रिवर्स डायरेक्शन में करते हो, तो दैट शुड नॉट बी डन। इस पॉइंट पे 2-3 मुद्दा हमने उठाया अभी, देखते हैं आगे क्या होता है। सर इलेक्शन जो करना है वो वेकेंट पोजीशन का ही करना है, पूरा करना है? अभी कोरम से नीचे चला गया तो पूरा कमेटी खत्म, कोरम के ऊपर रहेगा तो वेकेंट। वीकेंड का इलेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
समझ गए ना? फोरम के नीचे आएगा, एक भी नीचे आएगा सीट, तो बाकी के जो इलेक्टेड है उसका भी काम खत्म, दे आर नॉट इन ऑफिस। बट अगर फोरम आपका इंटैक्ट है, बाकी के रिजाइन सीट्स या वेकेंट सीट्स को फिल करना है तो बाय इलेक्शन करके बाकी का टेन्योर अगर 2 साल 3 साल बचा है तो नए लोग को डाल के 2-3 साल के लिए आप चला सकते हैं वैसे। 78 नेक्स्ट। अभी इसमें ना आपको उसमें जाना पड़ेगा 154(b)(23), तो इसमें हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि पावर ऑफ सस्पेंशन ऑफ कमिटी है उसमें देखिए इसमें है क्या 154(b)(23) बराबर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमिटी एंड इट्स मेंबर में आ जाएगा तो वो हम लोग ज्यादा फॉलो करें क्योंकि इसमें एक ही सेक्शन हमारे लिए है, बाकी सब हमारे लिए नहीं है। फिर भी आप लिख के रखिए 38 इज पावर ऑफ सस्पेंशन ऑफ कमिटी। किसके पास है पावर? पेज नंबर 230। If in the opinion of the registrar, the committee makes persistent default in performing its duty or is negligent in the performance of its duties or discharging its functions properly, then the registrar has the power, after giving a show cause notice within 15 days from the date of receipt of the notice, after giving reasonable opportunity to the of being heard, and after consulting with the federal society, मतलब आपका फेडरेशन से भी वो कंसल्ट करेंगे to which the society is affiliated, comes to a conclusion that the charges mentioned in the notice but are capable of being remedied with, कि में भाई अगर रेमेडी हो सकता है उसका तो रेमेडी निकालना है उसको, पहला डायरेक्टली उसको सस्पेंड नहीं करना। अगर रेमेडी नहीं है then he can suspend, keep the committee under suspension for temporary period, appoint an administrator। इसमें भी देखिए इसमें भी क्या बोलता है, अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टली बोलता है और कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसमें उल्टा दिया है, कमिटी अगर सस्पेंड होता है तो इन्होंने अलग दिया है, बट अगर 77 ये देखेंगे 77 ये में अलग दिया है, 78 में अलग दिया है। 78 में पहला अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर दिया, बट इसमें टेम्पररी आपको कैसा लेना चाहिए? देखिए अगर परमानेंटली कमिटी सस्पेंड हो जाता है या फिर ऑफिस से निकल जाता है तो 77 ये एप्लीकेबल। टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड होता है कमिटी तो 78 एप्लीकेबल। So if it is temporarily suspended, then you have to follow this procedure. Appoint a administrator first, क्योंकि suspension उसका maximum 12 months का लिखा है as per 78 section. The committee can be suspended temporarily for 1 year. Till that 1 year, an administrator can be appointed as per 78 section. But 77 section is a blanket है, मतलब कमिटी डिफेक्ट है वो ऑफिस से ही निकल गए परमानेंटली, तो उस समय पे एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड या फिर फ्रेश इलेक्शंस या फिर थर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, तो सीक्वेंस उसका अलग है, इसका अलग है। ये खाली अपने को क्लियर करना है। 77 ए में और 78 का डिफरेंस उतना ही है, और 78 ए भी इसी यही है, रिमूवल ऑफ पावर ऑफ सस्पेंशन ऑफ कमिटी एंड रिमूवल ऑफ कमिटी। तो हम लोग वापस 154(b)(23) देखेंगे, इसका नहीं देखेंगे क्या लगेगा? Without prejudice to other provisions of this act, there is an application of disqualification in favor of the committee. If 1 2 3 If he is a defaulter of society, बराबर, तो ये चार इसके अंदर आएंगे। आप उसमें लास्ट वाला पॉइंट इफ ही कमिट्स एनी डिफॉल्ट अंडर द सेक्शंस सो एंड सो लिखा रहेगा। 73 सी है, मतलब वो थर्ड चाइल्ड का है प्रोविजन। हाँ, उसके बाद
प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं लिखा है, एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट करके एनी प्रोविजन अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लिखा होगा ना। शुरुआत में लिखा है without वही। utilizing other provision. तो ये these are the other provisions। ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना 77 ये और 78 ये these are the provisions। शुरू में ऐसे ही होगा, आप बाकी के एक्ट के सेक्शंस को पहला गिना जाएगा, मतलब कंसिडर किया जाएगा, बाद में फिर स्पेसिफिक क्लॉज पे आएगा, जनरल क्लॉज एंड देन स्पेसिफिक क्लॉज। स्पेसिफिक क्लॉज में वो जो पर्टिकुलर 73 सीए का थर्ड चाइल्ड होता है, बट जनरल क्लॉज में आपका सस्पेंशन के लिए क्या क्या हो सकता है, हाउ कैन ही बी डिस्क्वालिफाइड, तो उसमें तो वो 3 तो दिया है, दैट ही हैज टू बी डिफॉल्टर, उसका रियल एस्टेट बिजनेस वाला, तो वो एंड देन रजिस्टर का डिसीजन, लाइक इफ यू फील दैट फॉर वांट ऑफ कोरम, उसमें भी डिस्क्वालिफाई होता है, अल्टीमेटली दे आर गेटिंग डिस्क्वालिफाइड, एट द एंड ऑफ द डे द कमिटी इज लूजिंग इट्स ऑफिस, मतलब दे आर गेटिंग डिस्क्वालिफाइड, इट कैन बी फॉर एनी ऑफ दिस। प्रूव कर सकता है, बट कोरम कम होने के लिए कोई चांस नहीं दिया है, वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटीज देयर, yourself have appointed or elected, yourself you have been running the society and yourself you have resigned, तो उसका क्या आप what reason will you give? कोरम मेरे को इतना मिनिमम मेंटेन करना है, उसके नीचे चला गया तो देयर कैन नॉट बी एनी रीजन ना कि आपका ये सोसाइटी आप चला नहीं पा रहे, तो मैं आके चलाओ। Sir, is 78 is not mentioned in the applicable sections. 78 डिलीटेड है, एक ए इज गॉन ना, 78A is there. इसके 78 ए इज देयर, इसके लिए बोला 78 मत देखो, 78 154 B23 देखो। 79 will go to 79, 78 A हो गया, no 79। Society's obligation to file returns, society's obligation to file returns, and registrar's power to enforce। देखिए ये जो रिटर्न्स का जो मामला है, जो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था, ये रिटर्न फाइल नहीं करेंगे या फिर एक्सपेंडिचर इनकम वगैरह का देंगे नहीं, तो इट इज आल्सो एन ऑफेंस एज पर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। द रजिस्ट्रार में डायरेक्ट एनी सोसाइटी और क्लास ऑफ सोसाइटीज टू कीप प्रॉपर इन सच फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और अदरवाइज, विद रिस्पेक्ट टू ऑल सच मनी सम्स received and expended by the society, and the matters in respect of which the receipt and expenditure taken place in all sales, purchases of goods and assets and liabilities of society। इसका मतलब क्या है, रिटर्न फाइल करने का रिलेटेड ही है कि आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट रिपोर्ट सब आपको हर समय तैयार रखना है, अदरवाइज सोसाइटी का जो डिफॉल्ट के ऊपर रजिस्ट्रार कैन एनफोर्स हिज पावर टू रिमूव द मैनेजिंग कमिटी अंडर सेक्शन 79। ज्यादातर ये 77 ये 79 इसी के अंदर ऑर्डर आता है, आप अगर देखोगे ना सस्पेंशन का 154 B23 का भी आना शुरू हुआ है, तो इसके अंदर ये ज्यादातर आपने देखा होगा ऑर्डर्स आते हैं। So in this case, if the money is misused by the managing committee and they are discarded, the recovery can be done from them. यस एब्सोल्युटली, ऑडिट होगा ना, अभी ऑडिट में जो सेक्शंस आप देखोगे ना, इंक्वायरी के रजिस्ट्रार है सेक्शन 83 है, और Revised returns can be done. रिवर्स रिटर्न्स कैन बी डन इन द सेंस व्हाट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एस्पेक्ट बोलना पड़ेगा, क्यों रिवाइज किया, ऐसे रिवाइज नहीं करोगे। देखिए अभी सीए ने कुछ ऑडिट किया है तो उसका रिटर्न्स तो सही है, बट अगर जनरल बॉडी में आते समय कुछ ऑब्जेक्शन आया कोई पर्टिकुलर एंट्री के ऊपर, या फिर कोई किसी ने बोला कि ये एंट्री तो हमने सैंक्शन किया ही नहीं था, या इसका तो बजट था ही नहीं, लास्ट हम लोग ने रेजियम में बजट किया ही नहीं था, फिर भी आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो नाउ दिस हैज टू बी रीऑडिटेड इज अलाउड, बट नॉट विदाउट एनी रीजन। अब ऐसे ही मतलब अभी के लिए करके रफ में आपने कुछ ऑडिट करके बता के फाइल करने के हिसाब से कर दिया और वापस आप शुरू से वापस करना चाहते हो तो दैट वॉन्ट बी अलाउड।
क्योंकि एवरी ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी फाइल्ड ना आल्सो ऑनलाइन। आपको आपके एजीएफ का मिनट्स के साथ में बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस और ऑडिट रिपोर्ट सब आपको ऑनलाइन अपलोड करना है पोर्टल में। आजकल वो पोर्टल काम नहीं कर रहा है शायद बंद था, तो बट जाके आपको सबमिट तो करना है रजिस्ट्रार के ऑफिस में फॉर्म नहीं, उसी जनरल बॉडी में डिसाइड होगा ना। देखिए आप पास कर रहे हो रेजोल्यूशन ऑडिट स्टेटमेंट के ऊपर, तो रेजोल्यूशन तो पास होगा ना, तो तभी आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि एक्चुअली क्या है, where is the fault, defect कहाँ है करके you will identify, that has to be minuted, and then if actually re-audit is required, it has to be minuted in that same audit report जाएगा। re-audit report बाद में सबमिट करना पड़ेगा with the remarks, whatever the remarks। अगर उसने ऑडिटर ने कुछ गड़बड़ किया है तो फिर उसका वो सर्टिफिकेट के ऊपर जा सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन के ऊपर, वो भी उसको रखना है, ध्यान रखना है। जब इसके लिए जनरली हम लोग ज्यादा फेरफार हेरफार नहीं करते हैं। प्रोवाइडेड है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया बट हेराफेरी तो मैंने किया ना, इंफॉर्मेशन के ऊपर कर सकता हूँ ना, तो जनरली हम लोग नहीं करते। हाँ अभी वो 2-3 और सेशन से टाइम हो गया, 5 मिनट 5 और मिनट फिर फिनिश दिस quickly। और 79AA दो ही सेक्शन है, बाकी सीज रिकॉर्ड्स 80 भी देख लेंगे। 79A, 79AA एंड 80। गवर्नमेंट पावर टू गिव डायरेक्शंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अभी 79 ये जो सेक्शन है, ये अभी हम लोग ज्यादातर बात करते हैं, आपने देखा होगा रीडेवलपमेंट गाइडलाइंस, हम लोग बात करते हैं ना गाइडलाइंस कि 79 ये फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, नहीं है। ये देखिए ये सब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। अगर आप टेक्निकली देखोगे जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, जो भी रेगुलेशन फ्रेम करता है गवर्नमेंट, जैसा मैंने आपको बताया एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द एक्ट। जो भी सर्कुलर्स आता है, नहीं आता है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ एक्ट। एक्ट ही है, रूल है, उसको फॉलो करना ही आता। बट अगर बहुत सारे सोसाइटीज स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर 79A के प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर को हम लोग बोल रहे हैं कि फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट जो डायरेक्शन दिया है गवर्नमेंट ने वो गलत नहीं है, बट प्रोसीजरली उसने क्या लिखा है, दिस आर ऑल जस्ट गाइडलाइंस करके लिख दी, और उसने खुद लिखा है अगर गाइडलाइंस है करके, तो फिर वो कैसा बोल सकता है, एनफोर्स कर सकता है उसको। तो जब गवर्नमेंट ने ये 79A के अंदर पावर यूज किया उसका और ये सर्कुलर लाया, और बट सर्कुलर की हेडिंग में दे दिया दिस आर गाइडलाइंस, तो गलती किसका है? गवर्नमेंट का गलती है। गवर्नमेंट को अगर इसको एनफोर्स करना चाहिए था तो इसको गवर्नमेंट रेगुलेशन जैसे लेके आना चाहिए, जीआर के सब जीआर, और बोलना चाहिए था कि दिस आर व्हिच हैज टू बी कंपल्सरी शैल, ऐसा लिखता था तो फिर उसका डिबेट ही नहीं आता था, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा ही नहीं था ये मैटर। अभी भी आया, अभी तो इसको खारिज ही कर दिया हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला 79A फॉलो करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा बोल दिया। अब तक ऐसा डिसीजन नहीं आया, अब तक इतना डिसीजन था कि आप 79A फॉलो नहीं करोगे तो चले, बट अभी उसने बोल दिया 79A फॉलो तो करना ही नहीं, ऐसा बोल दिया, तो सब लोग छूट गया अभी। क्यों? क्योंकि उसने खुद उसका लैंग्वेज ऐसा है, दिस आर गाइडलाइंस। बट ये सेक्शन 79A क्या बोलता है, गवर्नमेंट के पास पावर है डायरेक्शन देने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के, वो भी एक पब्लिक इंटरेस्ट ही था, डेवलपमेंट सही तरीके से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए, बट इनका इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका करने की तरह गड़बड़ हो गई। अभी एक न्यू हाउसिंग पॉलिसी आ रहा है, जो बहुत सारे लोग हम भी थे वो वाला पैनल हमने डिजाइन करके दिया है गवर्नमेंट को, शायद 1-2 महीने के अंदर आने का चांस है। उसमें रीडेवलपमेंट का भी शायद नया जीआर के हिसाब से आएगा जो एनफोर्सेबल हो, क्या बात, तो लेट अस वेट, आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर आएगा। तो अभी इलेक्शन है तो अभी पता नहीं है, नेक्स्ट गवर्नमेंट बोलेगा इसको उठा के कचरा डाल दो, फेंक दो, नया गवर्नमेंट आया खत्म हो गया। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, हां मेरा में चेंजेस हो रहा है, बट वो क्या एक्ट के ऊपर नहीं रह पाएगा, खाली स्टेट रूल्स के हिसाब से कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे, वो तो सेंट्रल वहां से आना। तो दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग गवर्नमेंट का पावर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में क्या क्या एनफोर्स कर सकता है, beyond what is there in the act, within the guidelines of that, we cannot go beyond the act,
but government also cannot go beyond that. It has to give their guidelines, जो भी उसका DR है, regulations है, it has to be within the framework of the act. और last 79AA, registrar's power to give directions यही है, similar है, 79A और 79AA में ज़्यादा फर्क नहीं है. 80, registrar's power to seize records of the society. 256 पढ़ लेता हूँ मैं. When the registrar is satisfied that the books and records of the society are likely to be suppressed, tampered, or destroyed, or the funds and property of the society are likely to be misappropriated or misapplied, the registrar or the person authorized by him may apply to the executive magistrate within whose jurisdiction the society is functioning and seize and take possession of the records and property of the society. ये बोलता है 80. ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर जरूरत पड़े पुलिस प्रोटेक्शन और सीज करने के लिए अगर जाना पड़े, एनफोर्स करना पड़े, फोर्स का जरूरत पड़े, पुलिस प्रोटेक्शन का जरूरत पड़े, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके अंदर घुस सकता है. आप यू नॉट जस्ट गो एंड किसी के घर पे आप ट्रेसपास नहीं कर सकते. तो ये एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डालना पड़ता है किसी को. रजिस्टर सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है, बट जनरली एप्लीकेशन डालना पड़ता है. एप्लीकेशन डालने के बाद कंप्लेंट अगर जाता है तो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास ही एक और डेप्यूटी रजिस्ट्रार ये नहीं ले सकते. डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज द लोएस्ट अथॉरिटी हु कैन टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन. और उनको लगा कि ऐसा कोई भी मिसअप्रोप्रिएशन या सोसाइटी के रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन नहीं है, तो कंप्लेंट के ऊपर वो सीज कर सकते कोई भी. और वो सीज करने के लिए इनफैक्ट अगर आपके ऑफिस में अगर नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स, अगर सेक्रेटरी के घर पे उन्होंने कबड़ में रखा है, तो सेक्रेटरी के घर के अंदर जाके कबड़ खोल के पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में भी पूरा उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो सीज कर सकते. तो ये बहुत डेंजरस एक सेक्शन है 80. बहुत सारे सोसाइटीज 80 सेक्शन यूज करते हैं डराने के हिसाब कि किधर भी कोई भी डॉक्यूमेंट तुमने छुपा के रखा होगा तो 80 का अगर ऑर्डर आता है तो वो अथॉरिटी देता है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को, उसका ऑफिसर एक अपॉइंट करके विद पुलिस प्रोटेक्शन आपके घर के अंदर घुस के पूरा सर्च करके डॉक्यूमेंट निकालने. इतना पावर है उनके पास ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर. तो 80 का ऑर्डर अवॉइड करना चाहिए कभी भी. तो एक्सट्रीम लेवल पे 80 का ऑर्डर आता है, रजिस्टर भी देता नहीं है ना आसानी से, बट फिर भी 80 का ऑर्डर आ सकता है. अगर डॉक्यूमेंट और मिसअप्रोप्रिएशन का अगर आपने कोई भी कंप्लेंट किया और प्राइमा फेसी लगता है कि एक्चुअली कुछ मिसअप्रोप्रिएटेड है तो 80 का ऑर्डर आ सकता है. ये भी क्या बस इसके बाद ऑडिट का है पूरा 80 से लेके 81 से 80 लाख 81 से आज क्या 80 लाख 81 to that and audit ऑडिट नेक्स्ट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर होगा. इसके लिए वो जो है ना 20 वाले के इसका 23 में 23 वो मेंशन करना पड़ेगा 37 में अपॉइंटमेंट ऑफ नहीं 77 इसका कमिटी अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी.